हेलो एवरीवन। आप लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और जितने भी लाइव मेरा प्रोग्राम हुआ है उसमें आप लोगों के जो प्रश्न है वो शिक्षक नियोजन को लेके था। तो आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कि शिक्षक नियोजन से संबंधित जो आपके क्वेरी है उसको हम कोशिश करेंगे उसको बताने की, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको हम लेंगे, और साथ ही आपके टेट और स्टेट से संबंधित भी कोशिश करेंगे लिमिटेड टाइम में। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपडेट रहने के लिए मेरे पेज को फॉलो करिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए कि पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह वीडियो फिर से वहाँ पे अपलोड की जाती है ताकि आपकी तैयारी जो है वो प्रॉपर चलता रहे। सभी ने गुड इवनिंग कहा है, सबको मेरी ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ सर अलाउ दिसंबर, सी सेट दिसंबर एंड ऑल। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं, चूँकि शिक्षक नियोजन को लेके बहुत आप लोगों में उत्सुकता है। शिक्षक नियोजन को लेके जो आप लोगों में उत्सुकता है उसको लेके जो आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, क्यों शिक्षक नियोजन को लेके जो आपके क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं पहले आपको टेकअप करता हूं। तो आपको बता दूं कि एनसीटी ने एक लेटर और एचआरडी मिनिस्टर ने भी बताया है कि जो डीएलएड है उसको मान्यता दी गई है। जो 18 महीने की कोर्स थी पहले उसको एनसीटी ने ही मना किया था, जिसके चलते हम लोगों ने जब वैकेंसी निकाली थी तो आप लोगों को नहीं दिया गया था मौका। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय में आप लोगों ने रीट किया, रीट के बाद जो डिसीजन आए थे उसमें कहा गया था कि 30 दिन का समय देना है डीएलएड के जो स्टूडेंट है और वैसे स्टूडेंट डीएलएड के जो कि टेट भी पास हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है एनसीटी ने फिर से दिया है। क्योंकि एनसीटी को हमने ही पूछा था कि क्या हम डीएलएड को अलाउ कर सकते हैं, तो पहले उन्होंने ना कहा था। उसके बाद जो है हाई कोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा था कि अलाउ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स डीएलएड को अलाउ कर दिया गया है। अब इसमें किसी भी तरह की कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब आपके लिए खुशखबरी है कि आपको समय दिया जाएगा और आप उसमें अपना एप्लीकेशन जो है वो दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि जहाँ तक डीएलएड दिसंबर की बात है, तो डीएलएड दिसंबर को लेके दो तरह की बातें हैं। पहली तो यह है कि जो वैकेंसीज हम लोगों ने अनाउंस किया था वो अगस्त की वैकेंसीज थी। अगर अगस्त की वैकेंसीज को हम कंटिन्यू करते हैं तो दिसंबर वाले को मौका नहीं दिया जा सकता है, और जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है उनको फिर से नहीं एप्लीकेशन देना होगा। इतने जगहों पे जो आप लोग मैराथन दौड़ करके अपने एप्लीकेशन को अपने सबमिट किया था वो फिर से हम आप लोगों से नहीं करवाएंगे। इसमें केवल जो डीएलएड के और जो टेट पास हैं, जिनकी संख्या लगभग मेरे ख्याल से 6 से 7 हज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को मौका दिया जाएगा और कम समय में में जाके सबमिट करेंगे। और उसके बाद आपको पता है कि जो पहले से जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे रखा है उनकी मेरिट भी कई जगहों पे तैयार हो चुकी थी। थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग आएगी मेरिट में, क्योंकि डीएलएड के जो स्टूडेंट है वो फिर से अप्लाई करेंगे। रही बात की जो लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, 4 साल में एक बार होता है, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि डीएलएड दिसंबर वाले को और जो स्टेट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो आपको पता है कि टेट पास करना ज़रूरी होता है, तो उन दोनों को मिला के फिर से जो है हम लोग वैकेंसीज अनाउंस करेंगे। वैकेंसीज अनाउंस में क्या है कि ऐसा नहीं, अगर ये वैकेंसी अगर हम समय से पूरा कर पाते तो हमारी ये कोशिश थी कि दूसरी वैकेंसीज भी हम निकाल के उनको भी समावेश करें दूसरे वैकेंसीज में। बट इतना ज़रूर है कि जो दिसंबर डीएलएड है उनको अपॉर्चुनिटी इलेक्शन के बाद मिलेगी, क्योंकि हम इलेक्शन के पहले यह कोशिश करेंगे कि अभी जो रेगुलर नियोजन की जो कार्रवाई चल रही है उसको ससमय पूरा करवा लिया जाए और आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट है उसको सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन ये आपको पता है कि इस बार हम लोग नियोजन उन्हीं को करेंगे जिनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कहीं से भी, बोर्ड हो यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से हम लोग करवाएंगे।
उसके बाद ही उसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। लेकिन एक बार मेरिट में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर में थोड़ी डिले हो सकती है ड्यू टू उनका चेक जो करना है हमें सर्टिफिकेट के, उसके चलते कई छात्र छात्राओं का यह रिक्वेस्ट था कि आप अलाउ करिए कि छात्र जो टॉप में छात्र हैं वो सब सभी जगह जाके उन्होंने अप्लाई कर रखा है और सभी जगह उनके ही मेरिट में नाम आने की संभावना है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। और एक बात और आपको जानना ज़रूरी है कि लॉकडाउन के चलते ही या फिर अभी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ही आगे की प्रक्रिया नहीं की जा रही है। हाई स्कूल को भी लेकर यह है कि हाई स्कूल में जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है उनके मेरिट लगभग सभी जगह तैयार हो चुके हैं और जब तैयार हो गए हैं मेरिट तो उनको जैसे ही समान स्थिति होगी, जब लगेगा कि लोग मूव कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नियोजन की प्रक्रिया को पूरी कराई जा सकती है, तो हम लोग उसको भी करवाएंगे। तो एक फ़ायदा आपको यह होगा कि हाई स्कूल में कहीं कोई समस्या नहीं है। प्राइमरी का जहाँ तक सवाल है 1 से 8 तक का, तो उसके लिए बस थोड़ा समय हम लोग देंगे, क्योंकि 30 दिन का कोर्ट ने कहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको मिनिमाइज़ करें और उनका एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो हम लोग किसी भी तरीके से करवा लें। अब आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि तो फिर सर ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि ऑनलाइन करवा लिया जाए, बट हम आधा प्रोसेस को ऑफलाइन और आधा प्रोसेस को ऑनलाइन में नहीं ले जा सकते हैं, टेक्निकल यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम इसको ऑफलाइन ही करवाएंगे और जैसे ही थोड़ी सी स्थिति सामान्य होती है डेट अनाउंस करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे पेज को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। वीक में 3 से 4 दिन मैं लाइव आता हूं, न केवल आपके शिक्षक नियोजन को लेके, बल्कि अगर आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, नेट, जेआरएफ, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको मैं गाइड करूंगा, क्योंकि कोचिंग क्लासेज बंद है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद है, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेज ही आपके लिए एक माध्यम है। तो उसको पूरा करने के लिए मैं जुड़ूंगा और आपको हमेशा इवनिंग के टाइम में गाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स, टीचर नियोजन को लेकर जो भी आपकी दुविधा थी मेरे ख्याल से समाप्त हो गई है और आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। बट आप यह समझ सकते हैं कि जो प्रक्रियाएं पहले शुरू की गई थी उसको बीच में अगर फ्रेश किया जाएगा तो निश्चित रूप से नियोजन की प्रक्रिया वो नहीं की जा पाएगी, क्योंकि जैसे ही फ्रेश किया जाएगा तो पहले से जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो फिर हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे और फिर से प्रक्रिया जो है सो स्थगित हो जाएगी। जो भी डिले हो रहा है कहीं ना कहीं अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग संस्थान से डिग्री लेने के बाद उनके जो केसेज होते हैं इसके चलते होता है। जैसे आप लोगों में से कई बहुत सारे परेशान हैं क्योंकि 38 डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, कई जगह 20 डिस्ट्रिक्ट में गए हैं और आप लोगों ने बहुत खर्चा भी किया है इसको अप्लाई करने में, यह मैं जानता हूं। और इसके चलते रहा है कि आप लोग बहुत व्याकुल हो रहे हैं और हमेशा यह लगता है कि सरकार के लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग का नियोजन नहीं कराना चाहती। ऐसा नहीं है, सरकार की मंशा क्लियर है, हम विभाग की मंशा क्लियर है कि नियोजन कराना है, नियोजन होगा। और यह भी आप जानते हैं कि डीएलएड के जो स्टूडेंट है उनके हाई कोर्ट में चले जाने और स्टे ऑर्डर आने और फिर उनको समय देने के चलते ही ऐसा हुआ कि डिले हुआ, अदरवाइज़ तो मेरिट के लेवल पे आ चुका था। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विभाग के लेवल पे कोई नहीं देख रहा है या विभाग के लेवल पे लोग सक्रिय नहीं है। हर दिन हम इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया जितनी जल्दी हो जाएगी तो लगभग 94,000 जो प्राइमरी में है, फिर सेकेंडरी में भी है, 1 लाख से अधिक जो टीचर्स का नियोजन करना है, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या है। और सभी के होने की संभावना इसलिए है क्योंकि जो भी डीएलएड हैं, जो नेट है और जो बीएड हैं और टेट स्टेट पास किए हुए हैं, उनकी संख्या भी लगभग उतनी ही है। तो कहीं ना कहीं आपका होने के चांसेस जो है ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में चले गए हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे बिहारी युवा हैं जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय छोड़ के आ गए हैं कि हमें बिहार में नौकरी करनी है, बिहार में नियोजन के लिए, और बिल्कुल उन्होंने रिजाइन करके आए हैं। वैसे बहुत सारे आप लोगों से मुझसे मिले भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं भी समझता हूँ कि आप एक तरफ जो है जॉब क्विट करके यहाँ पे आ रहे हैं और फिर अगर यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक है, और स्वाभाविक फ्रस्ट्रेशन में आप लोगों को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कम से कम मेरिट लिस्ट में ला लिया जाए, अपॉइंटमेंट लेटर
सर्टिफिकेट चेक के बाद हो, लेकिन कम से कम परिवार को, घर वाले को यह आशा हो जाए कि एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया है, बस अपॉइंटमेंट लेटर मिलना बाकी है। अपॉइंटमेंट लेटर में भी हमारी इस बार कोशिश है कि अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको दिलवाएं, ताकि अपॉइंटमेंट लेटर लेने के नाम पे जो करप्शन होती है या फिर जो आपको दिक्कतें होती है वो ना हो, और आपको जो घुमाने की प्रक्रिया होती है कि लोग परेशान करते हैं, आप अप्लाई करने जाते हैं तो परेशान किया जाता है, नहीं मिलते हैं लोग। इस बार हमने बिल्कुल वीडियो से कहा था कि हर जो भी आपको रिसीविंग है, रिसीविंग की जो डायरी बनाई गई थी, रिसीविंग की जो रजिस्टर बनाई गई थी, उसको हमने कहा था कि हर पेज को आपको ऑथराइज कराना है। नहीं तो ऐसा होगा कि मुझे जो शिकायत मिलती है कि आपका नियोजन का रजिस्टर कहीं होता है, उसके बाद फेंक दिया जाता है, नया दूसरा कॉपी तैयार होता है, तो इस कहीं ना कहीं नियोजन इकाई के लेवल पे गड़बड़ियाँ मैंने सुना था। और यह भी संभव है कि आपके मेरिट होने के बावजूद भी नीचे से ऊपर कर दिया जाता है, ऊपर से नीचे कर दिया जाता है। सर्टिफिकेट में बहुत फर्जरी होती है, तो सर्टिफिकेट के लेवल होती है, एक बार इसके केसेज होते हैं, फिर उनके वेतन रोकी जाती है, बहुत जेल जाने की नौबत आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इस बार जो है सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही उनको अपॉइंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी फेक सर्टिफिकेट वाले को या वैसे टीचर जो गलत सर्टिफिकेट गलत जगहों से, गलत संस्थान से लेके रखे हैं, या घर बैठे पैसा पे उन्होंने सर्टिफिकेट परचेज कर लिया है, वैसे लोगों का इस बार नहीं हो पाएगा। पहली बात, अप्लाई भी करेंगे तो मैं FIR करके जेल भेजूंगा। वैसे जो कैंडिडेट फर्जी हैं वो पहले ही सतर्क हो ले और काउंसलिंग में ना जाएं। अदरवाइज आपने देखा होगा सीतामढ़ी में मैंने 3 को अरेस्ट किया था कि फर्जी सर्टिफिकेट की, जब गेस्ट टीचर की मैं वहाँ बहाली कर रहा था, तो वहाँ भी मैंने जो काम किए हैं उसमें एक भी टीचर का गड़बड़ी नहीं और नो करप्शन। मैं स्टेट में हूँ तो मेरी एक कोशिश है कि जहाँ भी संभव हो उसको सही ढंग से करेंगे। और जैसे ही आपका नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी, एक कंट्रोल रूम बनाऊंगा, उसमें आपको नंबर डेडिकेट होगा। अभी भी कंट्रोल रूम हमारी काम कर रही है, लेकिन शिक्षकों के सैलरी को लेकर हो रही है। तब उस समय हम नियोजन के लिए अलग से आपके लिए कंट्रोल रूम तैयार करेंगे। उस कंट्रोल रूम में आप बिल्कुल प्रूफ के साथ कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कंप्लेन देंगे, उसको हम लोग को जरूर सुनवाई होगी। बट हमारे युवा, आप सभी हमारे युवा हैं, हमारे राज्य के धरोहर हैं, और आप यदि निराश होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट को नुकसान होता है। एक बहुत बड़ी युवा में जो ताकत है, जो शक्ति है, जो सही डायरेक्शन में जाकर राज्य के विकास के लिए काम कर सकता है, उसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू रखिए, उसको भी करते रहिए। यह प्रक्रिया भी होते रहेगी, आपको तैयारी की प्रक्रिया को भी कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है, तभी आप आगे जीवन में और सफल हो सकते हैं। जैसा कि पिछले सेशन में बताया था कि टीचर्स जो है वो राज्य और राष्ट्र निर्माता हैं। राष्ट्र निर्माता इसलिए हैं कि जैसे शिक्षक होते हैं वैसा बच्चा होता है, वैसा स्टूडेंट होता है, और आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लोग उसी संयम के साथ अपना व्यवहार बताएंगे, अपने आप को एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। कहीं ना कहीं शिक्षकों को में जो उनके जो सम्मान में कहीं ना कहीं गिरावट आई है उसको कम करने के, वो उसको ठीक करने के लिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। आप में से बहुत सारे जो है हमारे हम उम्र हैं जो लोग टीचर के लिए ट्राई कर रहे हैं, और हमने भी बिहार के ही पब्लिक सिस्टम, पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ाई की है 10th तक। तो मैं भी समझता हूँ कि जो टीचर का सम्मान आज से 10-15 साल पहले हुआ करता था, कहीं ना कहीं कम हुआ है। शिक्षकों का सम्मान कम हुआ है, स्टूडेंट का शिक्षकों के प्रति सम्मान कम हुआ है, टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो रही है स्टूडेंट के प्रति। उसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टीचर के इतनी सम्मान और इतना ज़्यादा उनका एक सम्मान उस पंचायत, उस गांव में होता था कि कई बार पंचायत का निर्णय भी जो है वो वहाँ के जो प्रिंसिपल होते थे उनके द्वारा किया जाता था, उनको बहुत सम्मान दिया जाता था, जिसके घर में जो कुछ होता था वो उनको दिया जाता था। बट आज जो है परिस्थितियाँ अलग है। आज 15 साल पहले की बात करेंगे तो ये साइकिल योजना, पोशाक और पुस्तक जैसी बहुत सारी स्कॉलरशिप कुछ नहीं थी, संसाधन कम थे, बट स्कूल बहुत अच्छी पोजीशन में थी, पढ़ाई पूरी की पूरी होती थी, वहाँ से ही पढ़ा हुआ लड़का ही IAS IPS बनता था। स्टेट का टॉपर हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, उसमें वही लोग सफल होते थे।
पर परिस्थितियाँ बदली है, ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे आया है तो आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स की संख्या बढ़ी है, लोगों का रुझान बढ़ा है। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो सरप्राइजिंग है, स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। मतलब मैं जिस सिस्टम में हूँ उसी पे मेरा विश्वास नहीं है। इसी से समझा जा सकता है कि टीचर्स का जो रोल है समाज में, स्कूल में कितना है और वो क्या चाहते हैं और क्या देखते हैं। तो यह अगर आप सोचेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। हमें जब ग्रामीण परिस्थितियों में अपने आप को ढालना है, ग्रामीण परिस्थितियों को ठीक करना है, क्योंकि पूरी की पूरी पॉपुलेशन मैक्सिमम 80% हमारी गाँव में है। बहुत कम अर्बनाइजेशन हुआ है बिहार का, तो ऐसे में मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में है। और गांव की स्कूलों की दशा अगर ठीक नहीं हुई, 2.25 करोड़ बच्चे हैं, मान लेते हैं 1.5 करोड़ बच्चे सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, 1.5 करोड़, यदि 13-14 करोड़ में से 1.5 करोड़ बच्चे अगर सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करेंगे तो बिहार का भविष्य क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। मैं इसको आपको बहुत एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि टीचर का रोल कितना होता है, महत्वपूर्ण होता है किसी स्टूडेंट के निर्माण में। सपोज डैट कि आप हाजीपुर के किसी स्कूल में गए, हाई स्कूल में, इंटर स्कूल में आप गए और वहाँ आपने बच्चों से पूछा कि भाई सबसे अच्छा रिजल्ट किस सब्जेक्ट का। कोई भी बच्चा बोलेगा सर साइंस का यहाँ सबसे अच्छा रिजल्ट है, कोई बोलेगा यहाँ सर सोशल साइंस का अच्छा है, कोई बोलेगा कि सर हिंदी का बहुत यहाँ अच्छा रिजल्ट है। तो जैसे ही कोई बोलता है कि सर यहाँ तो सबसे अच्छा रिजल्ट जो है साइंस से अच्छा आता है, सबसे अधिक मार्क्स सभी बच्चों को बोर्ड में 10+2 में साइंस में आए हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि साइंस के टीचर आपके कौन है। तो ये 2 टीचर हमारे साइंस के हैं। सबसे अच्छे टीचर कौन है बच्चों से पूछेंगे तो जो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं उन्हीं का नाम सबसे पहले आता है कि अमुक अमुक टीचर जो है सबसे अच्छे हैं। सबसे खराब टीचर कौन है आपके विद्यालय का, तो जो नहीं पढ़ाते हैं उन्हीं का नाम सबसे पहले आएगा कि ये टीचर सबसे खराब है। खराब इसलिए नहीं है कि बच्चे उनके बिहेव से परेशान है, बल्कि यह समझते हैं कि मेरे लिए बहुत अच्छा काम। बच्चों में तब से ही सेंस होता है। तो इसका मतलब है कि जिस सब्जेक्ट का टीचर मेहनत करता है उस सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छे होते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल देसरी से की है। हाई स्कूल देसरी में 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। एक था इकोनॉमिक्स जो एडवांस मैथ के बदले लोग लेते थे, और दूसरा था हिस्ट्री। हिस्ट्री के सुभाष सिंह हमारे बहुत प्रिय टीचर रहे हैं। हिस्ट्री के A to Z चीज़ों को इस तरह से पढ़ाते थे कि बहुत मार्क्स आता था। जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया तो मैं टॉपर लिस्ट में तो नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक्स में पूरे बिहार में सबसे अधिक मार्क्स मुझे मिले थे, क्योंकि उस समय ठाकुर सर थे जो इकोनॉमिक्स के एक एक चीज़ को इतना अच्छे से पढ़ाते थे। कोई भी लड़का या लड़कियां उसमें से फेल नहीं किया, न हिस्ट्री में न इकोनॉमिक्स में। जिस टीचर का सबसे कम कमज़ोर रोल होता था वो था संस्कृत के टीचर। उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन संस्कृत के टीचर के चलते बहुत सारे स्टूडेंट फेल किए बोर्ड में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि टीचर का रोल कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट के निर्माण में, स्टूडेंट को सही गाइड करने में। तो शायद इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। इसीलिए सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ें। पटना में यदि लाना हो, पूरे बिहार में पटना के जो टॉप के 5 स्कूल है, चाहे वो संत जेवियर हो, चाहे आप नोट्रे डम हो, चाहे आप डॉन बॉस्को हो, संत माइकल सबसे टॉप पे है, या माउंट कार्मेल हो, जितने भी स्कूल है, एडमिशन स्केल, लिमिटेड सीट। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं कि एडमिशन करवा दीजिए अपने द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्राई करता हूँ कराने का, बहुत सारे करवाए भी, बट जितनी हमारे 100 से ज़्यादा लोग आते हैं एडमिशन हम करवा पाते हैं 10 के आसपास। तो इसका मतलब है कि सभी के सभी पेरेंट्स से सोचते हैं कि इन सब स्कूल में पढ़ाने का मतलब है कि गारंटी हो गई कि बच्चा जो है वो अपने जीवन में बहुत टॉप करेगा। पूरी बात तो सत्य नहीं है, बट काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि अच्छे स्कूल से का प्रभाव जो है वो सीधे सीधे बच्चों के चरित्र निर्माण से लेकर उनके स्टडी पे पड़ता है, उनके रहन सहन, उनके बिहेव, स्कूल का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। बट एकलव्य का नाम आपने सुना होगा।
एकलव्य ने के कोई गुरु नहीं थे और उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु माना था। तो गुरु मानकर एक जंगल में रहने वाला धनुर्धर अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था और द्रोणाचार्य ने उनको कोई भी शिक्षा नहीं दी थी, इसके बावजूद उसको गुरु उन्होंने माना था। और जब उनके सामने वो सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने कहा एकलव्य ने कि मैंने आपको गुरु मान के किया है, आपके मिट्टी के मूर्ति बना के मैं आपको गुरु मान के मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा। तो जंगल में रहने वाला, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला भी स्टूडेंट अपने मन में यह ठान लेता है कि मुझे क्या करना है और क्या बनना है, हाईएस्ट पोजीशन पे जाना है, वो कर सकता है एकलव्य की तरह। उसको ज़रूरत नहीं है द्रोणाचार्य जैसे गुरु की। तो द्रोणाचार्य के बारे में आपको पता है, तब उन्होंने उनका अंगूठा मांग लिया था ताकि हमारे गुरु चेला अर्जुन से आगे न निकल जाइए। तो ये सब आपने जो है सो महाभारत रामायण में देखा है और समझा है, उससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। और ये हमें बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है उसको हमें अपने पुरातन काल के जो कहानियाँ हैं उससे सीखने की ज़रूरत है। तो इच्छा शक्ति भी जो विद्यार्थियों की होती है उससे भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। पेरेंट्स कंटिन्यू गाइड करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रिक्शा चालक का बेटा, पंक्चर बनाने वाला, लुहार का बेटा, सब्जी बेचने वाला, हर साल 4-5 ऐसे रिजल्ट होते हैं, न केवल आईएएस में बल्कि आप देखेंगे कि नीट के एग्ज़ाम में, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या इंजीनियरिंग हो, आप देखते होंगे जो इंजीनियरिंग का रिजल्ट आता है तो सबसे पहले अच्छे अच्छे रैंक लाने वाले गरीब किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा। तो इसका मतलब है कि तप तप के जो है वो कोयला हीरा बनता है, जितना ज़्यादा तपाया जाता है उतना ज़्यादा उसमें चमक आती है। तो जितने भी मेरे अभिभावक तुल्य लोग मुझे जो सुन रहे होंगे, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनको मेरी बातों पे भी गौर करना चाहिए कि सिस्टम को कैसे करना है। बाकी आपके क्वेश्चंस कुछ है मैं जो ले कैंप से करना चाहते हैं, बिल्कुल मैंने सामने से कहा है, कैंप मेरी कोशिश होगी। अमित से लेकर जितने भी, निरंजन कुमार इज वॉचिंग एंड हाँ सब ने लव यू कहा है, सबको लव यू। मुख्तार रजा, विपुल, साकिब दारा, सचिन शाह, कोई मौका मिलता तो रेगुलर का भी, मनीष कुमार, ओनली पेटिशनर अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये जो है आपको पता है समान अवसर का जो सिद्धांत है, आपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में पढ़ा होगा, समान अवसर देना होता है। और किसी तरह का भेदभाव जो है आपने देखा होगा 14, 15, 16 तीनों ही आर्टिकल में बताया गया है। इसीलिए ये नहीं होगा कि पेटिशनर है तो आपको मौका मिलेगा, बाकी जो है वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, सभी को इसमें मौका दिया जाएगा। आपने कहा है वो फिजिकल टीचर का भी प्रमोशन है, फिजिकल टीचर के बारे में भी, उसके बारे में भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। और आप लोगों का जो टाइम बाउंड प्रमोशन है वो भी होगा। नियोजित टीचर को मैं एक एडवांस में बता देता हूँ कि हम लोग प्लान करने जा रहे हैं कि प्रिंसिपल बनाना है, नियोजित टीचर के प्रमोशन देके, तो प्रिंसिपल भी बनाने की प्रोसेस है। सैलरी आपकी हर साल जो है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीमेंट वगैरह मिलता है, तो धीरे धीरे जो है वो आपकी सैलरी भी हेल्दी होती चली जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री क्षमता होगी, जितनी भी हमारे संसाधन है उसमें से हम निश्चित रूप से पोजीशन होगी तो करेंगे। लेकिन अभी आप अच्छे से जानते हैं कि कोरोना की स्थिति में बिल्कुल कट डाउन हुआ है, बजट जो है वो केंद्र सरकार से भी कम मिलने की संभावना है। हमारे जितने भी स्कीम्स हैं वो स्कीम्स में जो रेगुलर स्कीम्स है वो मिलेंगे ही, लेकिन बाकी में भी बहुत ही टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। इसके चलते पोजीशन बिल्कुल ही ख़राब पोजीशन में है, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है। 2 महीने के बंदी के बाद लगभग जो है इस साल जितनी भी कंपनियां हैं, जो टैक्स जहां से आना चाहिए था, टैक्स जनरेशन का जो सिस्टम है उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल कोई भी रिटर्न्स भरते समय उसको बैलेंस में जीरो दिखाएंगे, तो फिर हमारे पास टैक्स जो है गवर्नमेंट में बहुत कम आ पाएगी। तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसीलिए आप लोग की जो डिमांड है या फिर जो हड़ताल की गई थी उस पर भी बाद में विचार निश्चित रूप से किया जाएगा। शालिनी मिश्रा, मैनी थैंक्स आपको भी। नेडी सागर थैंक्स, पर्णा ठाकुर थैंक्स, विकास कुमार, प्रिंस सिंह।
अजय कुमार गाइड टू रिगार्डिंग एंड मनीष कुमार वेरी वेरी थैंक यू सो मच ऑफ कोर्स सर बिहार गवर्नमेंट यू आर टू गुड सर। रूपाली एंड अविनाश संजीव सब लोगों ने हमें थैंक्स बोला है, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से अगर स्टेट का एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ है और स्टेट में हम क्या आपको गाइड कर सकते हैं और क्या सिलेबस को किस तरह से करेंगे, तो इसकी भी एक अलग से हम सेशन बहुत जल्दी ले लेंगे ताकि आपको स्टेट की तैयारी में भी दिक्कत नहीं हो। दो तरह की चीज़ें हैं, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो बहुत निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन जिनका ख़राब गया था या जिन्होंने तैयारी नहीं की थी उनके लिए खुशी की बात है, एक मौका आपको मिला है कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए, जो फिर नेक्स्ट स्टेट होने वाली है उसको आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ। लेकिन जिनकी तैयारी है, जो अच्छे पोजीशन में है, जो कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। केवल आप यह समझिए कि आपको डिले हुआ है, बस डिले हुआ है, आप फिर से आप उसको देंगे और आप पास करेंगे। लेकिन जिनको जो अच्छे से तैयारी नहीं किए थे या जो तैयारी किए बगैर चले गए थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, या जो दुविधा में थे कि मेरा होगा या नहीं होगा, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो अपनी तैयारी करके अच्छा कर सकते हैं और अपने आप को निश्चिंत कर सकते हैं कि आपका स्टेट में हो जाए। तो अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दीजिए और ये लॉकडाउन में घर में रहिए। और एक बात और है, कोरोना के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले बार आप लोगों ने पूछा था कि कोरोना पे सर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, कोरोना को लेके मैं 2-3 बातें आपको क्लियर बताता हूँ ताकि आपकी जो समझ है वो अच्छी हो जाए। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमको देख रहे हैं, देखिए कोरोना जो है आपको पता है चीन से होते हुए, इसमें हम नहीं जाएंगे कि ये लैब से निकला या कहाँ से क्या हुआ, आई डोंट नो, बट हम ये बात करेंगे कोरोना को लेके। कोरोना की शुरू में जब कोरोना के लिए लॉकडाउन किया गया था, लोग काफ़ी सीरियस थे, बहुत ही वो प्रिकॉशन ले रहे थे, केयरफुल थे। बट जैसे ही कोरोना का स्थिति और ख़राब होते जा रहा है, जब हम लाख से ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो पेशेंट आ गए हैं, 1.5 लाख के करीब पहुंच रहे हैं, बिहार में भी 3,000 के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं, वैसे कंडीशन में लापरवाही ज़्यादा देखने को मिल रही है, चाहे रोड हो, चाहे बाज़ार हो, चाहे कहीं भी हो। ये बहुत गंभीर है। जब हमें सीरियस होने का मौका मिला था, जब पेशेंट 2, 4, 5, 100 पेशेंट थे, तो हम लोग बहुत प्रिकॉशन रखते थे। लेकिन जब पेशेंट इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं, उसके बावजूद हम लोग और भी लापरवाही की तरह देखते हैं। ये सही नहीं है। आप इसको मैं भी एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जितने भी लोग पेड़ पे चढ़ते हैं, जो गांव में रहते हैं, मैं भी पेड़ पे चढ़ता था, पेड़ पे चढ़ने के बाद जितने भी देखा गया है कि जब वो किनारे, वो ऊपर से उतरने के बाद जब नीचे उतरने वाले होते तभी गिर जाते हैं। मैक्सिमम टाइम में कभी भी ये नहीं देखा गया है कि कोई आदमी बिल्कुल पेड़ के सबसे शीर्ष स्थान पे गया हो और तब वहाँ से गिरा हो। हमेशा जो है नीचे उतरते समय जब वो बिल्कुल लगता है कि पास आ गया, नीचे उतर जाएगा, लापरवाही करता है और गिरता है। अदरवाइज बिल्कुल शीर्ष पे जो होता है नहीं गिरता है। सेम कंडीशन हमारी सिचुएशन में है कि कोरोना में जब हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन सीरियस होने की ज़रूरत है, उसी समय हमने कोरोना के बारे में जो है सो लापरवाही सोचना शुरू किया। रोड पे लोग निकल रहे हैं इतनी संख्या में। आप देखेंगे कि मॉल भी आपको 3 दिन के लिए अल्टरनेट खोलना है, वहाँ पे भीड़ नहीं पहुँची है। लेकिन बाज़ार में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। जहाँ भी कुछ सरकारी मदद मिलती है वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। यह बात सही है कि सभी की आर्थिक स्थिति ख़राब हुई है। मज़दूरों की तो ख़ास तौर पे, उनको जो घर में हमारे मेड सर्वेंट है, उनको हम लोग बिना काम कराए उनको घर पे पैसा दे रहे हैं ताकि घर पे आप रहें, खाना खाएं और अपनी ज़िंदगी वहीं जीवन बसर करें। ऐसा नहीं हो कि आप उनको हमने काम से निकाल दिया है तो आप काम नहीं करें तो पैसा नहीं दे, ऐसा नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए, कोरोना का 2 इलाज, अगर एंटीडोज आता है तो इलाज ठीक है, वैक्सीन आता है तो हो सकता है, अदरवाइज इसके साथ हम लोगों को जीना पड़ेगा। जीने का मतलब यह नहीं कि कोरोना को साथ लेकर घूमना है। हमें अपने जितने भी क्या करना है ये ध्यान रखना है, हाथ को बार बार धोना है, फेस को हमेशा जो है मास्क लगा के रखना है और उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू करनी है। बट एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप बोलेंगे इन्फेक्टेड होते हैं तो मेरे साथ जो फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ रह रहे हैं सभी के सभी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, समझ रहे होंगे आप। और ख़ास तौर से उसमें जो हमारे माता पिता जिनकी एज जो है वो 60+ है, या जो छोटे बच्चे जिनकी एज जो है 10 से नीचे है, वो जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा डेंजर पोजीशन में है। क्योंकि
जैसे एज ज़्यादा होती है तो शरीर में बहुत तरह की समस्याएं या बीमारियां होती है, हार्ट का हो, किडनी का हो, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो, डायबिटीज़ हो, इस तरह की जो बीमारी, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको जैसे भी कोरोना होता है उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम इन्फेक्टेड होते हैं तो पूरा घर परिवार होता है। एक बात बहुत ज़रूरी बात है कि हम यंग आदमी को अगर कोरोना आता भी है तो जनरली जो फ्लू होता है, जनरल जो खांसी सर्दी होती है, उसी के साथ वो आता है और जाता है। 80% लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इतना है कि उनको पता भी नहीं चलता है कि हमको कोरोना भी हुआ है। इसका रीज़न सिर्फ यह है कि आपके इतनी इम्यूनिटी पावर है, एंटीबॉडी है बॉडी में ऑलरेडी, कि आपको कभी कोरोना से कुछ होने वाला है भी नहीं, ना होता है। जो होना है वो सब गंभीर बीमारी से ग्रसित जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको, ओल्ड एज और जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं के लिए। तो अगर इन्फेक्टेड होंगे तो हमारा पूरा का पूरा परिवार जो है इन्फेक्टेड होगा। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि मेरा घर बहुत पास होने के बाद भी मैं घर नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, लोग बहुत दूर से भी रहते हैं, फिर भी अगर मेरे को कुछ है और घर जाता हूँ तो घर में जो मम्मी पापा हैं, बाकी जो लोग हैं, उनको ना कहीं कुछ हो। तो इसलिए भी हम लोग नहीं जाते हैं और केवल बात करते हैं कि आप भी नहीं आइए, मैं भी नहीं आता हूँ। बट बहुत दिनों तक दूर नहीं रहा जा सकता है फ्रेंड्स। तो अगर कोरोना से बचना है तो हमें अपने आप को बचाएंगे तो घर नहीं लेके आएंगे। कोई ना कोई सदस्य बाहर से घर ला सकता है कोरोना, और कोरोना घर में आना, अगर यंग हैं, 4-5 लोग यंग ही रहते हैं, कोई उसमें छोटा बच्चा या फिर किसी बीमारी से ग्रसित या ओल्ड एज के लोग नहीं रहते हैं, तो आपको घूमने फिरने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन आप वाहक बन सकते हैं। वाहक इसलिए क्योंकि यंग जनरेशन को जो हो रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा है, और हम लोग उससे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो एट लीस्ट हम उनको पहुंचा दे रहे हैं वायरस, और वो लोग जो है सो फिर से घर में पहुंचेंगे तो घर में होना शुरू हो जाएगा। तो ये डेंजर पोजीशन हो रही है। फ्लू और आपको इसमें मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। फ्लू से जो डेथ का रेट है वो 1.5 है। फ्लू जनरली जो फ्लू होता है तो आप भी नहीं घबराते हैं, बोलते हैं कि ये तो वायरल है, आपको 5 डेज की ये डोज लेनी है, आपको अपने आप ठीक हो जाता है, या दवा नहीं भी लेते हैं तो आप अपने इम्यूनिटी से ठीक कर लेते हैं। मेरे को भी कई बार फ्लू हो चुका है। तो फ्लू से जो डेथ रेट है 1.5 है, जबकि कोरोना से जो डेथ रेट है ओनली 1.6 ही है, यानी 0.1% ही ज़्यादा है। तो कोरोना और फ्लू में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बट दोनों में अंतर यह है कि कोरोना जो है वो तेज़ी के साथ स्प्रेड करता है, बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। इसकी सबसे बड़ी खराब और सबसे चीज़ जो है यही है खराबी इसकी। दूसरी बात है, इंडिया में डेथ रेट बहुत कम है। उसकी वजह आपको पता है, हम लोग जो है उष्ण उपोष्ण एरिया क्षेत्र में आते हैं, कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट इक्वेटर के पास हैं। ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही बहुत तरह की जो है बीमारियाँ होती रही है। एंटीबॉडी हमारे ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं यूरोपियन कंट्री से, इटली से, या फिर जर्मनी या स्पेन या अमेरिका से। इसलिए यहाँ पे हम लोग को कोरोना होता भी है तो उससे हम लोग डट के मुकाबला करते हैं, उसमें ज़्यादा कोई कैजुअल्टी होने के चांसेस कम है। आपने देखा होगा केरला में बहुत कम कैजुअल्टी है। उसी तरीके से बिहार में भी जो जिस तरह से देखेंगे 5-6 जो डेथ होते हैं, उसमें सबके सब कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी से, बाकी सब लोग जो है सो ठीक होकर चले जाते हैं। तो प्रिकॉशन अभी रखिए, और न केवल अपने लिए प्रिकॉशन, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी आप इस बात का ध्यान रखिए, प्रिकॉशन रखिए। बार बार हाथ धोने के पीछे का रीज़न आपको पता है? हाथ धोने के पीछे का रीज़न यह है कि जैसे मैं अभी ये ईयरफोन मैंने छुआ, मोबाइल छुआ, फिर जाके मैंने हैंड वॉश किए, तो ये हुआ कि मोबाइल में अगर इन्फेक्शन मेरे ऑफिस से आए होंगे तो मेरे हाथ फेस पे नहीं जाएंगे, मैं फेस पे हाथ रखूँगा, यानी कि हाथ इन्फेक्टेड होंगे तो फेस से हमारे पूरे बॉडी में जा सकता है। पहुंचने का माध्यम जो हमारा फेस है वही है। लोग जो है कैप लगा के बाल में लेके घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से जब भी आइए अपने आप को बाथरूम में जाइए, कपड़े चेंज करिए, वहीं स्नान करिए, थोड़ा सा डिटॉल डालिए, कपड़े को वॉश करिए, फिर आप उसको हैंग कर दीजिए। और टाइम टू टाइम आप क्या करिए फ्रेंड्स कि अपने जो मास्क है, मास्क को चेंज करते रहिए। जैसे आज अगर मैंने जो मास्क पहने हैं उसको हमको वॉश कर देना है, फिर कल हम दूसरा मास्क पहनेंगे। तो कम से कम हर परिवार के पास 3 मास्क होना चाहिए। मास्क किस तरह का? सर्जिकल मास्क जो है हम लोग यूज कर रहे थे अभी, लेकिन अब पता है कि अब हम मास्क कंटिन्यू बहुत दिनों तक यूज करना है, उसमें केमिकल्स होता है, तो ऑपरेशन में यूज होता है, जो कि 250 रुपीज़ में 100 मिलते हैं। तो क्या कीजिए कि जीविका दीदियों द्वारा बनाया जा रहा है, या घर में बनवा सकते हैं,
3 लेयर की पतली वाली जो कपड़े हैं 3 लेयर की बनाइए और उसमें गोल टाइप का जो रबर होता है उसका यूज कीजिए, ताकि कान में अच्छे से, पतला होगा तो कान में चुभेगा, मोटा होगा तो भी प्रॉब्लम है। मीडियम साइज़ की जो रबर होती है उसको आप यूज करके आप मास्क को पहन सकते हैं। फ़ायदा क्या है कि बहुत कंफर्ट होता है। N95 वाली जो मास्क है बहुत वॉश कर और हर दिन उसे वॉश करना है, तो N90 थोड़ा तो महंगा भी है और उसको यूज करना ही मुश्किल है। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स की, बहुत सारे लोग गमछा का यूज कर रहे हैं, गमछा पहन के जा रहे हैं, गमछा यूज कर रहे हैं और फिर उसको, गमछा भी लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि बिहारी एक कल्चर का गमछा जो है एक हमारा शान है और एक कल्चर में हमारा गमछा आता है, तो गमछा का यूज। लेकिन गमछा की जो डिमेरिट्स है वो बताता हूँ। गमछा आप बांध लेते हैं लेकिन वो फिर से नीचे आता है, फिर बांधते हैं फिर से नीचे आता है, तो आप बार बार अपने फेस को टच करेंगे गमछा को लपेटने के चक्कर में, तो आपका हाथ इन्फेक्टेड होता जाएगा और फेस से आपका पहुँच सकता है। मास्क में क्या होता है कि सीधे हम लगा लेते हैं, उसके बाद फिर उसको हम टच नहीं करते हैं। जब उसको उतारते हैं एक तरफ से उतार के फिर रख लेते हैं, बीच में नाक से ऊपर नीचे नहीं करते हैं, जब भी उसको निकाल के फिर सेट करते हैं। तो हाथ का पोजीशन कभी भी फेस पे नहीं जाए। और सैनिटाइज़र का यूज इसलिए करते हैं कि जहाँ पे हम हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं तो सैनिटाइज़र हम यूज करते हैं, अच्छे से सैनिटाइज करके उसको करते हैं। मॉर्निंग उठने के समय ही अपने दरवाजे जहाँ जहाँ आप टच करते हैं वहाँ पे आप डिटॉल को जो है स्प्रे कर दीजिए, बेड वगैरह को, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेकिन हल्का हल्का जो है सब जगह करिए स्प्रे। बाहर से लोग आए जहाँ बैठे उसको करिए। मास्क बिना लगाए बाहर के लोगों से मिलिए नहीं, 6 फीट की दूरी रखिए। सभी कुछ आप जानते हैं। और जब तक नहीं आता है वैक्सीन फ्रेंड्स, तब तक प्रिकॉशन रखना होगा, न केवल अपने लिए बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। क्योंकि मेरी एक गलती से एक आदमी से कम 250 से 300 आदमी में कोरोना का जो वायरस है वो स्प्रेड हो सकता है। सो कोविड-19 जो है वो 300 लोगों को हो सकता है एक आदमी अगर फैलाता है। इसीलिए 14 दिन का रखा जाता है क्वारंटाइन, क्योंकि 14 दिन में पता चलता है कि अगर है तो कुछ सिम्टम आता है, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन सिम्टम को लेके भी आप बहुत तरह के आपके मन में क्वेश्चंस होंगे कि सिम्टम जो है सर्दी, खांसी, फीवर और फिर सांस लेने में दिक्कत, ये 4 सिम्टम जो है मेनली उसका है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हो, क्योंकि अगर एंटीबॉडी आपका है, इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको आएगा और जाएगा। इसलिए मैं भी कई लोगों को बोलता हूँ कि कितना बार मेरे को कोरोना हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास आएगा और जाएगा। लेकिन हम वाहक बन सकते हैं। तो सिम्टम का नहीं आना, आप लोग कई बार जो है टीवी चैनल में चल रहा था सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो हमारे लिए और बहुत बड़ी समस्या है। नहीं भाई, सिम्टम नहीं आ रहा है मतलब इसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। अगर हम सिम्टम को दबा रहे हैं, जो लहसुन, प्याज या दूसरे जो हमारे आयुर्वेद हैं या फिर होम्योपैथी में जो दवाएं हम लोग ले रहे हैं उससे सिम्टम को दबा रहे हैं, कोई हानि नहीं है। सिम्टम दबाना मतलब अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसको हम भगा रहे हैं। तो इसलिए हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको केवल घबराना है कि हमारे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मीन्स हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो माता पिता हैं, हर परिवार का, सोसाइटी का, उसको बचाने के लिए हम अपने आप को बचाएंगे, वो बचेंगे। अभी चूँकि प्रवासी बिहार में तेज़ी से आ रहे हैं और सभी जगहों से आ रहे हैं, इससे जो है ये संख्या बढ़ी है और प्रवासी अभी और आएंगे। अभी ये ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ से 20% लोग बाहर रहते हैं टोटल पॉपुलेशन का। अभी ट्रेनें आ रही है, फ़्लाइट स्टार्ट हुई है, ये संख्या बढ़ेगी। ख़ास तौर से जो लोग गाँव में आ रहे हैं, गाँव में क्वारंटाइन बनाया गया है, स्कूलों को निर्देश दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं दिन रात। लेकिन आप लोग भी जहाँ जहाँ है, जिस भी सोसाइटी में, आप लोग मदद करिए, लोगों को समझाइए। और वैसे लोगों को जिनका रोजी रोटी छीन गया है, ठीक नहीं है, आप उनको मदद करके हम अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि आप मदद करेंगे तभी इंसान कहलाएंगे। क्योंकि बाकी आपको पता है कि मरने के बाद हमारे कफन में भी जेब नहीं है। हम सबको खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही यहाँ से जाना है, क्योंकि हम अपने हाथ में कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो इसीलिए जो जितना हम यहाँ अच्छे कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाने वाला है, वही हमारा नेम फेम बाद में, मरने के बाद ही हमारी कीर्ति रहेगी। तो अभी जो कोरोना काल में हमारी जो किसी तरह के बिना मतभेद का, किसी जाति, धर्म, वर्ग, द्वेष छोड़कर इंसान के तौर पे हमें उन लोगों को मदद करनी है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं इस जाति के, इस धर्म के, इस समुदाय के मुझे हंसी आती है इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता था, या मेरे हाथ में नहीं था कि मैं किस जाति में पैदा होऊंगा, किस धर्म में पैदा होऊंगा, बिहार में कहाँ पैदा होऊंगा, मेरे हाथ में नहीं था। अगर मेरे हाथ में नहीं था और गॉड ने बनाया है, तो गॉड ने नहीं मेरे हेड पे नहीं कहीं लिख के भेजा है आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कुछ भी हो।
जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जब उन्होंने कुछ विभेद किया ही नहीं, हमारे बनाने में रंग रूप में बनाया ही नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ सोसाइटी में आके जाति धर्म सबको अलग अलग डिवाइड करके बना दिए हैं। लेकिन ये बनाया गया था सहूलियत के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए। लेकिन सोसाइटी, समाज, धर्म, जाति तब तक हानिकारक नहीं है जब तक आप दूसरे को अहित नहीं पहुंचाते हैं। अगर सोसाइटी जाति के नाम पे अलग अलग बनाई गई है और वो सोसाइटी अपने विकास का काम कर रही है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, वो अच्छा है। क्योंकि सभी सोसाइटी अगर इस तरह से अपने अपने सोसाइटी का विकास करेगी तो अपना बिहार का विकास होगा। हमको इस तरह से कुमुलेटिव वे में सोचना है, समग्र रूप से समझना है। तो ये भी मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, जो मेरे बड़े हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वैसे लोगों को मदद ज़रूर करिएगा। और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की मदद हो। जहाँ चूँकि देखिए दिक्कतें सभी जगह है, सिस्टम से आप परेशान हो जाएंगे कि सिस्टम में ऐसा ही है वैसा ही है। तो स्टूडेंट जो होते हैं उनमें बहुत ये होता है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती है कि हमें सिस्टम से बहुत सारी नाराज़गी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती। बहुत सारे माध्यम है कोरोना को रोज़गार की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोरोना की बात छोड़ के रोज़गार की बात करें। तो रोज़गार की बातें मैंने जो जितने बताने थे मैंने बता दिया है। जल्दी बहाली हो इसकी कोशिश की जा रही है, कैंप मोड में कहा है तो उसकी भी हम लोग कोशिश करेंगे। और जो भी नियोजन की दूसरी जो प्रक्रिया आने वाली है उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि दिसंबर डीएलएड वाले जो हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। और नेक्स्ट हम लोग इलेक्शन से पहले उसके प्रोसेस वगैरह को देख लेंगे, ताकि इलेक्शन के तुरंत बाद वो भी प्रोसेस को पूरा किया जा सके। और हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो आप लोगों को। आखिरी बात कैंप पर क्लियर कर दीजिएगा सर। कैंप पे जो है देखिए, सरकार में पूरी की पूरी जो है हायरार्की बनी हुई है, उस हायरार्की में मैं डायरेक्टर प्राइमरी हूँ। ऐसे में कोई भी डिसीजन जो है ऊपर लेवल तक जाके ही होता है। हाँ, हमारी कोशिश ज़रूर होती है कि वो सकारात्मक दिशा में जाए और सकारात्मक दिशा में निर्णय होते हैं। इसीलिए मैं भी पूरी तरह से सर्वे सर्वा नहीं हूँ। मैं अपनी बातें बिल्कुल बोल नहीं किया जा सकता है। ओनली कैंप। ठीक है, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और जल्दी ही आपके स्टेट एग्ज़ाम जो लोग क्लियर नहीं किए हैं उनके लिए हम एक सेशन लेके आएंगे। उसको आपको मेरे पेज को फॉलो करना है, ताकि पेज पे हम नोटिफिकेशन डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कि किस तरह से आप स्टेट जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसके बाद क्या सिलेबस है, कैसे आप तैयारी करेंगे, ताकि अधिकतम जो गाँव में लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं वो बिल्कुल लाइव होकर मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं स्टेट को। क्योंकि उसको क्लियर करेंगे तभी आप टीचर बनने के योग्य होते हैं। भले आपने डीएलएड या फिर बीएड किया हो, तो टेट को पास करना है, क्योंकि एक स्क्रीनिंग है, उसको पास करना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम जो है वो टफ़ होगी और होने वाली है, इसीलिए जो है आप लोग की तैयारी थोड़ी सी अच्छी करनी होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। और फिर मैं जल्दी ही आप लोगों से फिर से रूबरू होऊंगा। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, IAS। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे।